नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए जीके के कुल 40 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें आज की वीडियो में हम लोग 23 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। बाकी शिफ्ट के वीडियो जिसने नहीं देखे वो ऊपर के आई बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं शिफ्ट का सबसे पहला क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की सतह से कितनी दूरी पर स्थित है? तो ये 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन लगभग 400 किलोमीटर की औसत ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। फिर जान लीजिए कि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो 28,000 किलोमीटर पर घंटा की गति से यात्रा करता है। प्रतिदिन लगभग 15.5 परिक्रमाएं वो पूरी करते हैं। फिर जान लीजिए कि जो ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है मतलब ISS है, एक सूक्ष्म गुरुत्व और अंतरिक्ष पर्यावरण अनुसंधान प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है, जिसमें खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, मौसम विज्ञान, भौतिक और अन्य क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान किया जाता है। उसके बाद जान लीजिए कि ISS 5 भागीदार अंतरिक्ष एजेंसियों की एक संयुक्त परियोजना है। नासा संयुक्त राज्य अमेरिका, रोसकोसमोस जो है रूस का है, जाक्सा जो है जापान का है, ESA जो है यूरोप का है और CSA ये कनाडा का है। सब कुछ अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या है कि संयुक्त एक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कार्यक्रम है जिसे भारत में कहाँ पर और भारतीय सेवाओं द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, ये किया गया था DRDO के द्वारा। देखिए, संयुक्त भारत के द्वारा विकसित एक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO और भारतीय सेना के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। यह प्रणाली अलग अलग परिचालन परिदृश्यों में भारतीय सेना को व्यापक इलेक्ट्रॉनिक सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। DRDO भारत के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संगठन है। उसके बाद जान लीजिए कि यह कार्यक्रम भारतीय सेना की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध संचालन को प्रभावी ढंग से करने की क्षमता को बढ़ाता है। DRDO को फुल फॉर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या कि संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2016 के अनुसार भारत में 2030 तक कितना मेगा सिटी यानी कि महानगर होने की उम्मीद है, जिनमें से प्रत्येक की जो आबादी होगा वो 10 मिलियन से ज्यादा होगा? तो ये जो है ना 7 मेगा सिटी बनने का उम्मीद है, 7 टू। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2016 दुनिया भर में शहरीकरण के रुझान का व्यापक अवलोकन प्रदान करता है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2030 तक 7 मेगा सिटी होने की उम्मीद है। मेगा सिटी यानी कि महानगर को 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहर के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह प्रवृत्ति भारत में महत्वपूर्ण शहरी वृद्धि और विकास का संकेत देती है। भारत के वर्तमान महानगरों में मुंबई, दिल्ली और कोलकाता आदि इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या है कि स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया था? तो ये दामोदर नदी पर बनाया गया था। देखिए, दामोदर नदी घाटी यानी कि इसको शॉर्ट में DVC बोलते हैं, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई पहली प्रमुख बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना थी। यह परियोजना 1948 में शुरू किया गया था और इसका जो उद्देश्य था वो बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिजली उत्पादन करना था। उसके बाद जान लीजिए कि दामोदर नदी, जिसे अक्सर अपनी बार बार आने वाली बाढ़ के कारण बंगाल का शौक कहा जाता है, को इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए चुना गया था। इस परियोजना के तहत निर्मित पहला बांध जो तिलैया बांध था, जो कि 1953 में चालू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हार्ड डिस्क किस प्रकार का डाटा स्टोरेज का उपकरण का उदाहरण हो जाएगा? तो देखिए, ये जो है द्वितीयक स्टोरेज का उदाहरण हो जाएगा। देखिए, हार्ड डिस्क को द्वितीयक भंडारण उपकरणों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि CPU के द्वारा उन तक सीधे पहुंच नहीं पाती है। वे गैर वाष्पशील भंडारण प्रदान करते हैं, अर्थात कंप्यूटर बंद होने पर भी डेटा बरकरार रखता है। हार्ड डिस्क का जो उपयोग है बड़ी मात्रा में डेटा, प्रोग्राम और फाइलों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, जो वर्तमान में सिस्टम के द्वारा उपयोग में नहीं है। उसके बाद जान लीजिए कि वे रैम जैसे प्राथमिक भंडारण की तुलना में अधिक भंडारण क्षमता प्रदान करते हैं। हार्ड डिस्क पर डेटा तक स्टा या फिर SSD जैसे इंटरफेस के माध्यम से पहुंच बनाई जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या है कि निम्न में से किस देश के चर्च, होटल और पर्यटन स्थल पर 2019 में ईस्टर समारोह के दौरान आत्मघाती हमलावरों के द्वारा हमला किया गया था? तो ये कहाँ पर किया गया था? ये श्रीलंका में किया गया था। देखिए, श्रीलंका में ईस्टर संडे 21 अप्रैल 2019 को समन्वित बम विस्फोट हुआ। हमलों में 3 चर्च, 4 होटल और एक आवासीय परिसर को निशाना बनाया गया था। बम विस्फोट में 250 से अधिक लोग मारे गए और 500 से अधिक लोग घायल हुए थे। हमले इस्लामी चरमपंथी समूह के द्वारा किए गए थे, जिनमें से स्थानीय समूह यानी कि नेशनल तौहीद जमात भी इसमें शामिल था। इस घटना ने दक्षिण एशिया में आतंकवाद और सुरक्षा के बारे में वैश्विक चिंताएं बढ़ा दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या है कि 1 जनवरी 2021 तक भारत कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है?
तो ये कितनी बार चुना गया है? तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 8 बार हो जाएगा ये। देखिए 1 जनवरी 2021 तक भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गैर अस्थायी सदस्य के रूप में 8 बार चुना गया है। सबसे हालिया कार्यकाल जो है वो 2021 में शुरू हुआ था, 2022 में समाप्त होगा इसका। उसके बाद जान लीजिए कि भारत के पिछले कार्यकाल कौन कौन सा था। 1950-51 के एक बीच में था, फिर 1967-68 में एक बार था, फिर 1972-73 में था, फिर 1977-78 में था, फिर 1984-85 में था, उसके बाद 1991-92 में, उसके बाद 2011-12 में था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र चश्मा 3 कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है ना, ये पाकिस्तान में स्थित है। देखिए चश्मा 3 पाकिस्तान में स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र में से एक है। यह पंजाब प्रांत के चश्मा शहर के पास स्थित है। इस संयंत्र का जो संचालन पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा आयोग के द्वारा किया जाता है। चश्मा 3 का जो व्यावसायिक परिचालन है वो 2016 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या है कि भुक्ति, भोग, विषय, विधि और मंडल डैश थे। तो ये क्या थे? तो ये गुप्त काल के प्रशासनिक विभाग थे सब। देखिए गुप्त काल में भुक्ति, भोग, विषय, विधि और मंडल प्रशासनिक विभाग थे। इन विभागों ने विशाल गुप्त साम्राज्य के कुशल प्रशासन में मदद किया था। भुक्ति एक प्रांत के बराबर था, जबकि विषय एक जिले को संदर्भित करता था। विधि और मंडल एक जिले के भीतर छोटे उपविभागी थे। गुप्त शासकों ने अपने क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक प्रणाली लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सा उपकरण प्रत्यावर्तित धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा रेक्टिफायर का। देखिए रेक्टिफायर एक विद्युत उपकरण है जो कि प्रत्यावर्तित धारा की एसी को दिष्ट धारा के डीसी में परिवर्तित करता है। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। तो यह धारा को केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होने देकर कार्य करता है। रेक्टिफायर्स का जो उपयोग है वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए विद्युत आपूर्ति में किया जाता है। वे मुख्य आपूर्ति से एसी पावर को अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों के द्वारा आवश्यक डीसी पावर में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे क्या है कि भारत का पहला फ्लोटिंग प्राथमिक विद्यालय कहाँ पर उद्घाटन किया गया था? तो किया गया था लोकटक झील यानी कि मणिपुर में। देखिए लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो कि मणिपुर में स्थित है। यह झील अपने अनोखे गोलाकार तैरते दलदल के लिए जानी जाती है, जिन्हें फूमदी कहा जाता है। झील के आसपास रहने वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए इस तैरते प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन किया गया है। इसका जो उद्देश्य है वो स्थानीय मछुआरा समुदाय के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना है। उसके बाद जान लीजिए कि यह स्कूल दूर दराज के क्षेत्रों में टिकाऊ जीवन और शिक्षा को बढ़ावा देने की पहल का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्या है कि ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की गति में क्या परिवर्तन होता है? तो क्या हो जाता है? तो देखिए ये जो है ना ये कम हो जाता है। देखिए ध्वनि की गति उस माध्यम से प्रभावित होती है जिससे होकर वह गुजरती है। ठोस माध्यम में कण एक दूसरे से काफी सटे होते हैं जिससे ध्वनि तरंगें तेजी से चलती है। गैसीय माध्यम में कण फैले होते हैं जिसके कारण ध्वनि तरंगें धीमी गति से चलती है। इस प्रकार जैसे ही ध्वनि ठोस से गैसीय माध्यम में जाती है उसकी गति कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे क्या है कि 1857 की क्रांति जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ पर भेज दिया गया था? तो ये बर्मा भेज दिया गया था। देखिए बहादुर शाह जफर भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे। वह 1857 की क्रांति जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है के दौरान एक प्रतीकात्मक नेता थे। आंदोलन की जो विफलता के बाद उन्हें ब्रिटिश सेना ने पकड़ लिया था। 1858 में उन्हें बर्मा जो कि वर्तमान में म्यांमार के नाम से जाना जाता है में निर्वासित कर दिया गया, जिन्हें उन्होंने अपना शेष जीवन बिताया था। और 1862 में रंगून अब यांगून में निर्वासन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पे देखिए ये मॉनिटर है, कीबोर्ड है, सीपीयू है, ये माइक्रोसॉफ्ट नहीं है इसका हिस्सा। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर सूट है, हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर घटक कंप्यूटर के भौतिक भाग होते हैं। हार्डवेयर के उदाहरणों में देख लीजिए मॉनिटर, कीबोर्ड और सीपीयू शामिल होता है। कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्या है कि मार्च 2016 में सभी राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करने, पुलों का निर्माण करने और राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुराने पुलों के नवीकरण के लिए शुरू की गई योजना को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो है किस नाम से जाना जाएगा? सेतु भारतम परियोजना के नाम से जाना जाता है। देखिए सेतु भारतम परियोजना भारत सरकार के द्वारा मार्च 2016 में शुरू की गई थी। इस परियोजना का जो उद्देश्य है सभी राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाना है। इस परियोजना में राष्ट्रीय राजमार्ग पर नए पुल का निर्माण और पुराने पुलों का नवीकरण शामिल है। इस पहल से देश भर में सड़क सुरक्षा बढ़ने और यात्रा का समय कम होने की उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे क्या कि वर्तमान विनिमय दर और मूल्य पर एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा के सापेक्ष क्रय शक्ति डैश है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्रय, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वास्तविक विनिमय हो जाएगा, वास्तविक विनिमय। देखिए वास्तविक विनिमय दर एक मुद्रा के मूल्य को दूसरी मुद्रा के मुकाबले का मापती है, जिसे मूल्य स्तरों के अनुसार समायोजित किया जाता है।
यह एक मुद्रा की क्रय शक्ति को दूसरी मुद्रा के संदर्भ में दर्शाता है। वास्तविक विनिमय दर वह बताता है कि एक मुद्रा दूसरी मुद्रा की तुलना में अधिक मूल्यवान है या फिर कम मूल्यवान है। यह दर किसी देश की वस्तुओं और सेवाओं की प्रतिस्पर्धात्मक के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे क्या है कि रक्त में एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसे डैश कहा जाता है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। तो ये प्लाज्मा हो जाएगा। ये देखिए, प्लाज्मा रक्त का एक तरल घटक होता है जो रक्त कोशिकाओं को निलंबित अवस्था में रखता है। यह शरीर के कुल रक्त आयतन का लगभग 55% भाग बनाता है। प्लाज्मा मुख्यतः जल, जो कि लगभग 90% होता है, प्रोटीन, उसके बाद ग्लूकोज, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट, हार्मोन और अपशिष्ट उत्पाद से बना होता है। यह पोषक तत्वों, हार्मोनों और प्रोटीनों को शरीर के उन भागों को पहुंचाने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करता है जहां इनकी आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे क्या है कि घूमर एक लोकगीत और नृत्य शैली है जो डैश में लोकप्रिय है। तो ये राजस्थान राज्य में लोकप्रिय है। देखिए, घूमर राजस्थान का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो अपनी सुंदर हरकत और रंगीन पोशाक के लिए जाना जाता है। यह नृत्य आमतौर पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है जो घाघरा नामक फ्लोविंग पोशाक पहनती है। घूमर नृत्य अक्सर विशेष अवसर जैसे कि विवाह और तीज, होली जैसे त्योहारों में किया जाने वाला एक रंगमंच त्यौहार है। इस नृत्य में वृत्त गति से आगे बढ़ते हुए गोल गोल घूमना शामिल है जो कि खुशी और उत्सव का प्रतीक होता है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे क्या है कि मध्यकालीन महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था? तो ये लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। ये किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने। देखिए यहाँ पे मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में महाकाव्य पद्मावत लिखा था। यह कविता 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ की घेराबंदी का काल्पनिक वर्णन है। पद्मावत जो है ना वो अवधी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, कौन भाषा में? अवधी भाषा में। इसे भारतीय साहित्य में एक महत्वपूर्ण कृति माना जाता है। उसके बाद जान लीजिए कि यह कविता इतिहास, किंवदंती और लोक कथा के तत्वों का मिश्रण होता है जो कि रानी पद्मावती की सुंदरता और वीरता को केंद्रित करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे क्या है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एक डैश है। तो एक महारत्न का कंपनी है ये। देखिए, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग और विनिर्माण कंपनियों में से एक है। 1964 में स्थापित यह मुख्य रूप से बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन क्षेत्रों में काम करती है जो थर्मल, हाइड्रो और परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए उत्पाद और सेवाएं प्रदान करती है। भेल परिवहन, नवीकरणीय ऊर्जा और रक्षा जैसे उद्योगों को भी सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी की भारत और वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण उपस्थिति और उच्च गुणवत्ता वाले इंजीनियरिंग समाधान देने का उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड मजबूत है। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे क्या है कि अक्टूबर 2020 में बांग्लादेशी में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे किया गया था? ये किया गया था विक्रम कुमार दुरस्वामी को किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे कहा कि ऑटोमोबाइल में एक उपकरण लगा होता है जो तय की गई दूरी बताता है, इसकी पहचान करिए। तो ये हो जाएगा ओडोमीटर। ठीक है, ओडोमीटर होता है वो। देखिए, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। यह आमतौर पर वाहन के डैशबोर्ड पर स्थित होता है। ओडोमीटर यांत्रिक, डिजिटल और दोनों का संयोजन हो सकता है। यह उपकरण वाहन की माइलेज पर नजर रखने में मदद करता है जो रख रखाव और पुनर्विक्रय उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कौन? तो बिहार हो जाएगा। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। बिहार का जनसंख्या घनत्व लगभग 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह उच्च घनत्व, उच्च जन्म दर और अपेक्षाकृत छोटे भू क्षेत्र सहित कई कारकों के संयोजन के कारण है। उत्तर प्रदेश जैसे अन्य राज्यों की जनसंख्या अधिक है लेकिन बिहार की तुलना में उनका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे कहा कि नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो आवश्यक है कितना? जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। तो ये 21 वर्ष किया गया निर्धारित। देखिए, भारतीय संविधान की अनुच्छेद 243 में नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित किया गया है। न्यूनतम आयु आवश्यक 21 वर्ष का है। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि सदस्यों ने परिपक्वता और जिम्मेदारी का एक निश्चित स्तर प्राप्त कर लिया है। यह भारत में अन्य स्थानीय निकायों के लिए निर्धारित आयु आवश्यकता के अनुरूप है। आयु मानदंड व्यापक पात्रता मानदंड का हिस्सा है जिसमें निवास और गैर अयोग्यता संबंधी खंड शामिल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे क्या कि पंपास, स्टेपीज, सवाना और पेरियदी सभी प्रसिद्ध डैश के नाम है। तो ये सभी जो है ना घास के मैदान का नाम है। देखिए, पंपास दक्षिण अमेरिका, मुख्यतः अर्जेंटीना में विस्तृत निचली भूमि है जो कि अपनी उपजाऊ मिट्टी और घास के मैदानी वाली वनस्पतियों के लिए जानी जाती है। स्टेपीज समतल वनाच्छादित घास के मैदान के विशाल क्षेत्र हैं, विशेष रूप से दक्षिण पूर्वी यूरोप और साइबेरिया में। सवाना मिश्रित घास के मैदान और वन्य भूमि है जो आमतौर पर अफ्रीका में पाए जाते हैं तथा जिनसे मौसमी वर्षा भी होती है। फिर यदि उत्तरी अमेरिका में, विशेष रूप से मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में घास के मैदान के विस्तृत समतल क्षेत्र हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे कहा कि भारत सरकार के द्वारा 2017 में शुरू की गई सौभाग्य योजना प्रदान करने से संबंधित हो जाएगा।
तो देखिए ये जो सौभाग्य योजना है ये भारत के सभी घरों में बिजली प्रदान करने से संबंधित हो जाएगा। देखिए सौभाग्य योजना भारत सरकार के द्वारा 2017 में शुरू की गई थी। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी घरों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना है। इस योजना का उद्देश्य अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करके तथा शेष सभी घरों तक बिजली कनेक्शन पहुंचाकर सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करना है। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि बीपीएल जीवन यापन करने वाले परिवारों के मुफ्त बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराए जाते हैं। उसके जान लीजिए कि इस योजना को प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपने कहा कि निर्भया मिसाइल की मारक क्षमता कितनी होती है? तो ये 1000 किलोमीटर तक होती है। देखिए निर्भया मिसाइल एक भारतीय लंबी दूरी की सभी मौसम में मार करने वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता लगभग 1000 किलोमीटर है, जिससे यह काफी दूरी पर स्थित लक्ष्य को भेजने में सक्षम है। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के द्वारा विकसित इसे पारंपरिक और परमाणु ऊर्जा दोनों प्रकार के हथियारों ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मिसाइल को जमीन, समुद्र और हवा सहित कई प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। उसके बाद जान लीजिए कि इसमें पहचान से बचने और जीवित रहने की क्षमता में सुधार करने के लिए भूभाग आलिंगन क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे कहा कि साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? तो कितने सदस्य थे? तो यहाँ पे देखिए ये 0 सदस्य थे। देखिए साइमन कमीशन 7 ब्रिटिश संसद सदस्यों का एक समूह था। इसकी स्थापना 1927 में भारत की राजनीतिक स्थिति पर इस रिपोर्ट देने के लिए तैयार किया गया था। आयोग में किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था, जिसके कारण व्यापक विरोध भी हुआ था। भारतीय नेताओं ने आयोग का बहिष्कार किया क्योंकि यह भारतीय हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करता था। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे कहा कि 2019 में वंदना नेपाल नाम की एक नेपाली लड़की ने लगातार 126 घंटे नृत्य कर की किसी व्यक्ति के द्वारा सबसे लंबे समय तक नृत्य मैराथन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उसने भी किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया था? तो किसका रिकॉर्ड तोड़ा था? तो किसका रिकॉर्ड टूटा था? तो कलामंडलम हेमलता का रिकॉर्ड टूटा था। देखिए वंदना नेपाल ने 2019 में किसी व्यक्तिगत के द्वारा सबसे लंबे समय तक नृत्य मैराथन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वह लगातार 126 घंटे तक नृत्य करती रही थी। उन्होंने कलामंडलम हेमलता का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया था। कलामंडलम हेमलता ने 2011 में 123 घंटे और 15 मिनट तक नृत्य करके पिछला रिकॉर्ड बनाया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे क्या है कि डैश को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि वे कोशिका की एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी की अधिकांश आपूर्ति उत्पन्न करते हैं, जिसका उपयोग रासायनिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। वे संकेतन, कोशिका विभेदन और कोशिका मृत्यु जैसे अन्य कार्यों में शामिल होते हैं। साथ ही कोशिका चक्र और कोशिका वृद्धि पर नियंत्रण भी बनाए रखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो अपना डीएनए होता है और ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति प्राचीन सहजीवी बैक्टीरिया से हुई है। उसके बाद जान लीजिए कि वे दोहरी झिल्ली से बंधे हुए कोशिकांग होते हैं, जिनमें आंतरिक झिल्ली अत्यधिक मुड़ी हुई होती है। उसके बाद जिन्हें क्रिस्टे कहा जाता है, ठीक है, उसको क्रिस्टे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे क्या कि एक मॉडेम किससे जुड़ा हुआ होता है? तो फोन लाइन से जुड़ा हुआ होता है। देखिए मॉडेम का तात्पर्य मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर से होता है। मॉडेम कंप्यूटर से डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है, जिसे फोन लाइन पर भेजा जा सकता है। यह आने वाली एनालॉग सिग्नलों को भी डिजिटल डेटा में परिवर्तित करता है। पारंपरिक फोन लाइन पर इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे कहा कि निम्न में से किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने अक्टूबर 2019 में न्यूयॉर्क में हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू किया था? तो ये क्या था? उबेर ने किया था। देखिए उबर ने अक्टूबर 2019 में न्यूयॉर्क में हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू की है, जिस सेवा को उबर कॉप्टर के नाम से जाना जाता है। उबर कॉप्टर मैनहट्टन और JFK हवाई अड्डे के बीच उड़ानें प्रदान करता है। इस सेवा का जो उद्देश्य है वो पारंपरिक सड़क परिवहन की तुलना में यात्रा के समय को काफी कम करना होता है। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे कहा कि किस काल में सल्तनत शासक ग्यासुद्दीन बलबन ने दिल्ली की गद्दी संभाली और उस पर शासन किया था? तो ये 1266 से 1287 के बीच में किया था। देखिए ग्यासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे। उन्होंने सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद 1266 से 1287 तक शासन किया। बलबन को उसके मजबूत केंद्रीकृत प्रशासन और सैन्य सुधारों के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने शासन को मजबूत करने और विद्रोहों को दबाने के लिए कठोर शासन नीति लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे कहा कि भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। देखिए भारत का राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति संविधान के अनुसार अपने न्याय अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर भी है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जिससे संसद के दोनों सदनों और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे कहा कि निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती है? तो यहाँ पे देखिए इन्फ्लुएंजा होता है, चेचक होता है, खसरा होता है, ये क्षय रोग नहीं होता है। ठीक है, देखिए क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है।
सूचीबद्ध अन्य बीमारियों के विपरीत यह वायरस के कारण नहीं होती है। क्षय रोग मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन यह शरीर के अन्य भागों को भी प्रभावित कर सकता है। अन्य विकल्प देख लीजिए, इन्फ्लुएंजा, चेचक, खसरा, ये सभी वायरल रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे कहा कि हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था किसने? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। देखिए, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में हैदराबाद की स्थापना की और चार मीनार का निर्माण कराया। चार मीनार का जो निर्माण है शहर से प्लेग के उन्मूलन की याद में किया गया था। यह हैदराबाद का एक प्रतिष्ठित स्थल है और इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस संरचना में प्रत्येक मुख्य दिशा की ओर मुख्य करके चार भव्य मेहराब है जो चार सड़कों की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे कहा कि 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो थे राजकुमार शुक्ला थे वो। देखिए, राजकुमार शुक्ला बिहार के चंपारण के एक स्थानीय किसान थे। उन्होंने किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए राजी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ब्रिटिश बागान मालिकों के द्वारा किसानों पर अत्याचार किया गया था तथा उन्हें शोषणकारी परिस्थितियों में नील की खेती करने के लिए मजबूर भी किया गया था। और 1917 में गांधी जी की चंपारण यात्रा ने भारत में प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया था। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे कहा कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना ये किसका अधिकार है? तो ये देखिए, ये जो है ना, ये मौलिक कर्तव्य है। ये सभी मौलिक कर्तव्य का अधिकार है। देखिए, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 ये में अनुच्छेद 51 ये में अंतर्गत शामिल किया गया है। ये कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों के आधार पर 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ दिया गया था। इन कर्तव्यों का जो उद्देश्य है नागरिकों को यह याद दिलाना है कि अधिकारों के अतिरिक्त उनके कुछ उत्तरदायित्व भी हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया है। उसके बाद जान लीजिए कि इन कर्तव्यों में से एक भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, इसकी रक्षा करना है। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे कहा कि निम्न में से कौन सी उत्पादन गतिविधि CO2 का सबसे बड़ा उत्सर्जक हो जाएगा? तो यह हो जाएगा ताप विद्युत उत्पादन। देखिए, ताप विद्युत उत्पादन में कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों को जलाया जाता है, जिससे वायुमंडल में बड़ी मात्रा में CO2 उत्सर्जित होती है। सभी प्रकार के ताप विद्युत संयंत्र में से कोयला आधारित विद्युत संयंत्र CO2 उत्सर्जन में सबसे बड़ा योगदान करता है। ताप विद्युत संयंत्र में जीवाश्म ईंधन के निष्कर्षण, परिवहन और दहन की प्रक्रिया से बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न होती है। जलवायु परिवर्तन से निपटने और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ताप विद्युत उत्पादन से उत्सर्जन को कम करना महत्वपूर्ण है। उसके बाद इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे कहा कि सोने का सापेक्ष घनत्व 19.3 है। SI इकाई में इसका घनत्व कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 19.3 गुना 10⁻³ kg मीटर पर क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 तब राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सापेक्ष घनत्व संदर्भ सामग्री के घनत्व के लिए पदार्थ के घनत्व यानी कि इकाई मात्रा का द्रव्यमान का अनुपात होता है। सापेक्ष घनत्व का फॉर्मूला क्या था? पदार्थ का घनत्व बट्टे पानी का घनत्व होता है। उसके बाद जान लीजिए कि सापेक्ष घनत्व कितना होता है? 19.3। जल का घनत्व कितना होता है? यहाँ पे 1000 kg/मीटर। उसके बाद देखिए, सोने का घनत्व जल का घनत्व के सापेक्ष घनत्व होता है। तो यहाँ पे सोने का घनत्व कैसे निकालेंगे? तो 1000 गुना 19.3 कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, सोने का घनत्व SI इकाई में कितना हो जाएगा? यहाँ पे 193, तो यहाँ पे 19,300 kg मीटर या फिर 19.3 गुना 10⁻³ kg मीटर हो जाएगा यहाँ पे तब। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले शिफ्ट के क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।